Hello students, welcome to our chemistry lecture. In previous lecture we studied the shapes of orbitals like s orbital, p orbital and d orbital. Especially we have studied the shapes of 1s, 2s orbital in and 2p orbital as well as 3d orbital. इसके बारे में हमने स्टडी किया था. ठीक है. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल. हम इस लेक्चर में ऑर्बिटल के एनर्जी के बारे में स्टडी करने वाले. ठीक है. और आपको पता है कि जनरली जब हम एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स. शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल. सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल. ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना है, कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दैट डिपेंड ऑन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल के एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है. और एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिलअप किए जाते हैं. ठीक है. इसीलिए हमें क्या स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल स्टडी करना हमें इंपॉर्टेंट है. सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलोन. ठीक है. हाइड्रोजन एटम है या फिर हाइड्रोजन के जैसी कोई स्पीसीज़ है तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलोन. ठीक है. किसे डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से. मतलब अकेला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहा तो भी हम हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन के जैसी अगर कोई स्पीसीज है उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दिस इज बिकॉज द ओनली इंटरेक्शन इन दिस स्पीसीज इज द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. ठीक है. और ये क्यों पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन. ठीक है. दिस इज बिकॉज ओनली इंटरेक्शन इन दिस स्पीसीज इज अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. इस टाइप के स्पीसीज में या फिर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में एक पर्टिकुलर टाइप का अट्रैक्शन होता है और उसके वजह से हम इस एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं. और वैसे भी हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करना बहुत ईजी है. और उनमें अट्रैक्शन भी, जो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का ही रहेगा. तो इसकी वजह से उसकी एनर्जी फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा आसान है. या फिर हाइड्रोजन के जैसे कोई अगर स्पीसीज़ है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय. तो हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें दिया हुआ है. ठीक है. किसकी एनर्जी, हाइड्रोजन एटम जो है उस हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी जो है ऑर्बिटल की वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दी है. ठीक है. जो आपको एक सीक्वेंस दिया है नीचे, ये वाला कौन सा सीक्वेंस दिया है हमें, ये नीचे जो दिया है इस सीक्वेंस से ही हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल को अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मतलब क्या कि जिसकी एनर्जी कम रहेगी वो सबसे पहले आएगा. जैसे जैसे एनर्जी ऑर्बिटल की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम ऑर्बिटल को वहाँ पे प्लेस करते जाएंगे. मतलब छोटे से लेकर बड़े एनर्जी के ऑर्बिटल तक हमें अरेंज करना. और स्पेशली फॉर हाइड्रोजन आइटम या फिर हाइड्रोजन के जैसे कोई स्पीसीज अगर है तो उसके लिए हम ये ऑर्डर जो दिया हुआ है नीचे वो यूज़ कर सकते हैं. और वो कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है. ठीक है. और वो भी स्पेशली किसके लिए, ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम या फिर उसके जैसे वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट स्पेशली किसके लिए दिया हुआ है, ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम. तो देखो सबसे पहला आपको ऑर्बिटल दिया है 1s और 1s की एनर्जी सबसे छोटी है. 1s के बाद 2s एंड 2p है, उनको इक्वल दिखाया है. ठीक है. उनको कैसे दिखाया, इक्वल दिखाया है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम है. उसके बाद 2p की, फिर 2p से बड़ी एनर्जी किसकी है, 3s की. और 3s और 3p इन दोनों की एनर्जी सेम है. इवन 3d की भी एनर्जी सेम है. उसके बाद मतलब 1s की सबसे कम है. फिर उसके बाद सेकेंड इसमें 2s एंड 2p जो है, 2s एंड 2p जो है उसकी एनर्जी जो है वो सेम है. ठीक है. 2s एंड 2p की एनर्जी कैसी है, 2s एंड 2p की एनर्जी सेम है. उसके बाद 3s 3p एंड 3d की एनर्जी सेम है. उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी 4s की है और 4s की एनर्जी 4p 4d एंड 4f के जितनी है. तो इट इज़ ओनली फॉर द प्रिंसिपल इट इज़ ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम. सो ऑफकोर्स द शेप ऑफ द कंसर्न SPDF ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट. आपको ये भी पता है
कि जनरली सबके शेप्स डिफरेंट होते हैं। एस का शेप अलग होता है, पी का अलग होता है, डी का और एफ का तो उससे भी अलग होता है। तो इन सबके शेप जो है वो कैसे डिफरेंट है। एज डिस्क्राइब अर्लियर, जो इसके पहले डिस्क्राइब किया हुआ है कि चारों के शेप कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। एंड द ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस बीइंग अ डिफरेंट आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है एंड द सेम एनर्जी एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस बीइंग डिफरेंट, उनके वेव फंक्शंस कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेव फंक्शन, व्हाट इज वेव फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने की वो अलग अलग रहेगी, तो उनका वेव फंक्शन तो अलग रहेगा बट एनर्जी ऑर्बिटल की सेम रहेगी। दिस ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज अ डिजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, किसको डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे हम, डिजेनरेट ऑर्बिटल किसको बोलना है, द ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन बीइंग डिफरेंट आर कॉल्ड एज अ डिजेनरेट ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कैसी है, सेम एनर्जी है। ठीक है, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी। ठीक है, ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, सॉरी, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी एंड सेम वेव फंक्शन। तो आपको क्या याद रखना है, किसको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कैसी है, सेम है। ठीक है, एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी बट वेव फंक्शन उसके कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, वेव फंक्शन बीइंग अ डिफरेंट। ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी रहेगी, सेम एनर्जी रहेगी, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी एंड बीइंग अ वेव करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन उसका कैसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सो ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे रहेगी, सेम रहेगी एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन बीइंग अ डिफरेंट, उनका जो वेव फंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मतलब वेव फंक्शन डिफरेंट बट एनर्जी सेम। ऐसे ऑर्बिटल को हम कौन से ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। ठीक है, किसको डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, जिनकी एनर्जी सेम है और उनका करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन डिफरेंट रहेगा, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। नाउ डज in hydrogen atom 2s and 2p are degenerate orbital। इन हाइड्रोजन एटम में 2s एंड 2p जो है वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। हाइड्रोजन एटम में 2s एंड 2p कैसे ऑर्बिटल्स है, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है क्योंकि दोनों का वेव फंक्शन तो अलग है बट दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसमें 2s एंड 2p कैसे है, डिजेनरेट ऑर्बिटल। किस केस में, हाइड्रोजन जो एटम है उस हाइड्रोजन एटम में 2s एंड 2p जो है वो कैसे ऑर्बिटल्स है, इट इज़ अ डीजनरेट ऑर्बिटल। वो कैसे है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। अब ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्यों है, बिकॉज इनकी एनर्जी कैसी है, सेम है बट डिफरेंट वेव फंक्शन। बट डिफरेंट क्या है, वेव फंक्शन है, मतलब साइक स्क्वायर की वैल्यू कैसी होती है, डिफरेंट होती है। तो डीजनरेट होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो एनर्जी सेम चाहिए और दूसरी चीज़ कौन सी चाहिए, उनके वेव फंक्शन डिफरेंट सॉरी वेव फंक्शन कैसे चाहिए, डिफरेंट। तो वेव फंक्शन तो डिफरेंट है और एनर्जी कैसी है, सेम है, तो उनको क्या बोलेंगे, डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो 2s एंड 2p आर डिजेनरेट ऑर्बिटल। ये हो गया हाइड्रोजन के लिए बिकॉज इट कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। बट व्हाट अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में देयर इज अ म्यूचुअल रिपल्शन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल है हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद है लिथियम जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद है बेरिलियम Be उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद 5 बोरॉन उसके 5, ऐसे कर करके आप इंक्रीज करते जा सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन में तो 2s एंड 2p और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, बट जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम्स अगर है, तो देर इज़ अ म्यूचुअल रिपल्शन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को जब भरते हैं तो उनके बीच में ही क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में तो उनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन होता है। ठीक है, सो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम में देर इज अ म्यूचुअल रिपल्शन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन। अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, म्यूचुअल रिपल्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में ही म्यूचुअल
रिपल्शन आपको देखने को मिलता है। कि अब हाइड्रोजन में तो ऐसा केस नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन का सवाल ही नहीं आता। बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, जिसमें दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम में अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में रख रहे हैं तो उनके बीच में 100% क्या होगा, उनके बीच में 100% रिपल्शन होगा। मतलब एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में हमने दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दिया है, तो इनके बीच में 100% क्या होगा, रिपल्शन होगा। Then the energy of an electron in multi-electron atom therefore depend on the अपॉन द प्रिंसिपल काउंटर नंबर n एंड azimuthal काउंटर नंबर। इसके वजह से अब हाइड्रोजन के केस में कैसा था कि हाइड्रोजन के केस में जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल काउंटर नंबर n। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, ठीक है, किसमें, हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड्स ऑन द ओनली ऑन द प्रिंसिपल काउंटर नंबर n। बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम में, जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स अगर है, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस एटम्स में एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन n एज वेल एज एल, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एन और एल के ऊपर वो डिपेंड करती है। मतलब हमें दोनों वैल्यू काम आएगी, प्रिंसिपल काउंटर नंबर की और एल मतलब एजिमुथल काउंटर नंबर, इन दोनों के वैल्यू हमें काम में पड़ेगी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स में। मतलब जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उस केस में हमें दोनों काउंटर नंबर चाहिए, प्रिंसिपल काउंटर नंबर एज वेल एज एजिमुथल काउंटर नंबर, ये दोनों का हमें काम पड़ेगा। एंड लोअर द सम ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इज इट्स एनर्जी। मतलब n प्लस एल इन दोनों की वैल्यू अगर लोअर है, मतलब अगर हमने n प्रिंसिपल काउंटर नंबर की वैल्यू ली प्लस हमने एजिमुथल काउंटर नंबर की वैल्यू ली, दोनों का सम किया, उसकी वैल्यू अगर लो आती है n प्लस एल की वैल्यू या फिर इनकी जो सम है वो अगर लोअर आती है, तो एनर्जी कैसे रहेगी, ऑर्बिटल की एनर्जी पे कैसे रहेगी, लोअर रहेगी। ठीक है, ऑर्बिटल की एनर्जी पे कैसे रहेगी, लो। मतलब n प्लस एल की वैल्यू अगर लो है, मतलब कम है, तो एनर्जी भी ऑर्बिटल की कैसे रहेगी, लोअर रहेगी। और n प्लस एल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रहेगी। बट इफ़ अगर इन केस टू ऑर्बिटल हैव द सेम n प्लस एल वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू, मतलब हमने कंसिडर किया कि हमारे पास दो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, हमारे पास दो ऑर्बिटल है और दोनों ऑर्बिटल का n प्लस एल का वैल्यू सेम है। इफ़ द टू ऑर्बिटल्स है, जैसे हमारे पास एक सपोज कंसिडर कर रही हूँ, इट्स जस्ट मतलब जस्ट आपको बता रही हूँ कि सपोज इन केस अगर हमारे पास एक 2s है और एक 2p है सपोज, ठीक है, और दोनों का n प्लस एल का वैल्यू सेम है। अगर इन केस इन दोनों का n प्लस एल का वैल्यू है, तो नहीं, इस केस में नहीं है, क्लियर बता रही हूँ। इन केस अगर इन n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम है, देन ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n इज ऑफ लोअर एनर्जी। मतलब जिसका n का नंबर छोटा रहेगा वो एनर्जी लोअर रहेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4s और 3d को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है n प्लस एल का। ठीक है, और हमें डिसाइड करना है इस n प्लस एल के बेसिस पे कि 4s की एनर्जी ज़्यादा है या फिर 3d की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी n की वैल्यू कितनी है, इसकी n की वैल्यू 4 है, इसकी n की वैल्यू 3 है। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये 4 बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। तो इस केस में हमें, मतलब इस n की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 4s की एनर्जी ज़्यादा, 3d की एनर्जी कम होनी चाहिए। सॉरी, 4s की एनर्जी ज़्यादा और 3d की एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग, तो उस पर तो अपोजिट हो जाता है। तो हम पहले, अब इस फॉर्मूला में हमें दो वैल्यू चाहिए n और l की, तो n की वैल्यू तो हमें पता चल गई, 4s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 4 है, 3d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 है। अब व्हाट अबाउट द l, तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो है, l के लिए 0, सॉरी s के लिए 0, p के लिए 1 एंड d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो अगर मैंने इसको पुटअप किया, अब मैंने इस 4s ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल निकाला, तो कितना आएगा आंसर हमारा 4 प्लस 0, मतलब आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस,
अगर n प्लस एल, n मतलब 3, एल मतलब 2, तो 3 + 2 कितना आएगा 5। तो देखो दोनों को देखो किसका n प्लस एल ज़्यादा है। n प्लस एल जो है वो 3D का ज़्यादा है और इसका कम है। तो रूल के अकॉर्डिंग तो मतलब रूल के अकॉर्डिंग जिसका n प्लस एल का वैल्यू छोटा होता है, जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम आता है, उसकी एनर्जी भी कम ही होती है। तो इसका मतलब 4s की एनर्जी जो है वो कैसी है, कम है एज़ कम्पेयर टू 3D। पैसे देखा जाए तो वो तो बाहर के शेल में आता है, क्योंकि थर्ड शेल पहले आती है फिर फोर्थ शेल आती है, और 4s कहाँ पे, फोर्थ शेल में है, बट फिर भी उसकी एनर्जी कम है और वो 3D के पहले लिखा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे, पहले 4s में जाएंगे एंड देन 3D भरेगा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है और जिसकी एनर्जी कम होती है वो ऑलवेज स्टेबल होता है। मतलब 4s ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 3D, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s में जाएंगे, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे एंड देन इट गोज़ इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। गॉट इट। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते, यही दिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ n प्लस एल रूल। इसको हम क्या बोलते हैं, n प्लस एल रूल। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के n प्लस एल की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हमें एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा ऐसा कि जिसके n प्लस एल की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब जिनकी n प्लस एल की वैल्यू सेम है, n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो उस केस में हमें किसको डिसाइड करना पड़ेगा, जिसकी n की वैल्यू छोटी है उसको हम लोअर वैल्यू, उसकी लोअर वैल्यू भी रहेगी और उसकी एनर्जी भी कैसे रहेगी, लोअर रहेगी। ठीक है, तो देखो आपको मैंने जो पॉइंट बताया कि जिनकी n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसके पहले तो हमने डिसाइड कर लिया, 4s और 3D का एग्जांपल लिया था, तो 4s एंड 3D के एग्जांपल में हमें पता चला कि 4s के लिए n प्लस एल को जब हम कैलकुलेट किया हमने, तो हमें वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली। और 3D के लिए हमने कैलकुलेट किया तो हमें वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। और जिसकी वैल्यू कम होती है, जैसे 4s की कम थी, तो जिसकी वैल्यू कम तो उसकी एनर्जी कम होती है और वो स्टेबल होता है। तो इसका मतलब 4s की एनर्जी कम थी, उसकी वो स्टेबल था, इसलिए वो ऑर्बिटल पहले फिलअप किया जाता है एंड देन फिर 3D में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 4s में, बिकॉज n प्लस एल की वैल्यू उसकी छोटी है और जिसकी वैल्यू छोटी होती है n प्लस एल की, उसकी एनर्जी भी कम होती है और वो स्टेबल होता है, इसलिए वो पहले भरा जाता है। ओके, मतलब अब मैंने आपको एक बताया कि अगर n प्लस एल की वैल्यू दोनों की सेम आती है तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे। हमने तो कहा है कि n प्लस एल की वैल्यू जिसकी छोटी आएगी उसकी एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल होगा और वो पहले भरा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर n प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ रही है तो फिर किसकी एनर्जी, किस में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे, अगर वो डिसाइड करें। तो आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे जो एग्ज़ाम्पल है 2p एंड 3s का। ठीक है, 2p एंड 3s, अगर हमें डिसाइड करना है कि हमारे पास ये दो ऑर्बिटल्स है, अब हमें डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे। ठीक है, 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर 3s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी कम रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे। तो पहले हमारा पॉइंट कौन सा आता है कि दोनों में से किसकी एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी लोअर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाएंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें रूल कौन सा फॉलो करना है, n प्लस एल का फॉलो करना है। तो सबसे पहले इस 2p के लिए n की वैल्यू जो होती है वो 2 है 2p ऑर्बिटल के लिए, और p के लिए l की वैल्यू होती है 1। एंड इस 3s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू तो 3 है, आपको दिख रहा। ठीक है, और l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई। अब n प्लस एल की इसमें हम वैल्यू पुटअप करते, तो पहले केस में 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें 3 + 0 मतलब अगेन आंसर कितना आएगा, दोनों में 3 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर 3 है, इसका भी आंसर 3 है, मतलब दोनों की n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो कैसे डिसाइड करेंगे। अब अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू छोटी होती, लोअर होती, तो जो वैल्यू लोअर होती है n प्लस एल की, वो ऑर्बिटल की एनर्जी भी लोअर होती है। बट यहाँ पे तो वैसा नहीं है, यहाँ पे तो
यहाँ पे तो दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, मतलब दोनों n+l की वैल्यू सेम है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज़्यादा। तो उस केस में हमें फॉलो करना होता है n की वैल्यू को, और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। तो जिसकी वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है। तो इसका मतलब 2p की एनर्जी कम है तो वो पहले फिलअप किया जाएगा, और 3 बाद में आता है तो 3s की एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वो ऑर्बिटल बाद में फिलअप किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें n के वैल्यू को देखना पड़ेगा। यहाँ पे n = 2 वो पहले आता तो इसकी एनर्जी लोअर, इसलिए ऑर्बिटल पहले इसमें जाएंगे एंड बाद में थर्ड वाले शेल के ऑर्बिटल्स में जाएंगे, मतलब 3s में जाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा n+ रूल। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। एंड फ्रॉम द n+l रूल द इंक्रीजिंग order of energy of orbital in multi-electron atom can be written as, और n+l के रूल के अकॉर्डिंग जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में कैन बी रिटर्न एज। तो n+l के रूल को फॉलो करके हम ऑर्बिटल को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया है, और वो ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल को अरेंज किया गया, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे छोटी है वो पहले, फिर उसकी ज़्यादा, उसके बाद में उससे भी ज़्यादा, उसके बाद में उससे भी ज़्यादा, उसके बाद में, तो जिसकी जैसे से एनर्जी बढ़ती है वैसे से ऑर्बिटल को अरेंज किया जाता है। तो इसलिए ये सिर्फ किस लिए अप्लीकेबल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला छोटा आइटम है ऑर्बिटल है 1s, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2s ऑर्बिटल में क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में क्योंकि उसकी एनर्जी तो उससे भी ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3s में क्योंकि उसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा है, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p में, मतलब 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6x 4f, इस तरीके से उसका ऑर्डर आपको दिया है। एंड दैट शोन इन टेबल नंबर 4.9, टेबल नंबर 4.9 में आपको ये ऑर्डर दिया हुआ है। और बेटर ये होता है कि जितना हो पॉसिबल उतना आप इस सीक्वेंस को लर्न करो, ठीक है। और ये लर्न करना अबो प्रिंसिपल में थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाता है, जो आपको बाद के लेक्चर में समझा के दूंगी। तो इस ऑर्डर से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो जिसकी एनर्जी कम वो ऑर्बिटल पहले भरता है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम है इसलिए वो ऑर्बिटल पहले भरेगा, फिर उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल भरेंगे, मतलब 2s, उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाला 2p, उससे भी ज़्यादा 3s, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के इसमें उसको अरेंज किया गया है, उसमें ऑर्बिटल का फिलिंग किया है। तो आपको इसके बाद जो दिया है वो टेबल नंबर 4.3, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है n1 n = 1 2 3 4, ठीक है। फिर हर एक के लिए अजमता क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है, फिर n+l की वैल्यू दी है आपको, ठीक है। तो सबके लिए कैलकुलेट करके दिए, और किसकी एनर्जी लोअर है किसकी एनर्जी हायर है हमें वो इससे पता चलता है। समझ में आया, ठीक है। जैसे ये 2+1 मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था ना आपको, वही आपको नीचे एक्सप्लेन करके दिया है। अब यहाँ पे देखो 2+1 = 3 एंड 3+0 = 3, दोनों का आंसर सेम है, बट इसमें क्या है, n = 2 ये लोअर है, और यहाँ पे n = 3 हायर है, मतलब ये जो 2 वाला है ऊपर वाला तो वो लोअर एनर्जी वाला है, और 3 हायर एनर्जी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम n+l की वैल्यू आई है, तो जिनके n+l की वैल्यू सेम आती है तो उनका हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, मतलब n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू अगर उसकी छोटी है तो वो पहले भरेगा, मतलब लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल रहेगा, और जिसकी एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी बाद में भरी जाएगी, मतलब बाद में वो ऑर्बिटल भरा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको बाद में दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो टेबल नंबर 4.9 तक ही हम यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। और मैंने इसका एग्जाम्पल आपको एक अच्छे से बता ही दिया है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।